जरा अपने बचपन को याद कीजिए। क्या कोई ऐसी याद या फीलिंग है जो आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए और जो आपको बड़े होने के बाद आज भी कंफ्यूज करता है? बेशक आपके दिल में पेरेंट्स के लिए प्यार है ही है, और लेकिन फिर भी आपके रिश्तों में कड़वाहट है। जिनके पेरेंट्स इमोशनली इमेच्योर होते हैं ना, वो आम तौर पे ऐसे कंफ्यूज करने वाली फीलिंग से गुजरते ही है। पर सवाल यह है कि जो पास्ट में हो चुका है वहाँ पे कुछ भी ठीक करने की गुंजाइश है ही नहीं, सवाई सिवाय इसके कि हम ये जान ले समझ ले कि ऐसा हुआ था। लेकिन अब आगे इन सब से डील कैसे किया जाए, इन सब के बारे में जानेंगे हम इस समरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। डिसएंटेंगलिंग फ्रॉम इमोशनली इमेच्योर्ड पीपल, अवॉइड इमोशनल ट्रैप, stand up for yourself and transfer your relationship as an adult child of immature parents, जिसके राइटर है लिंडसे डिस्पेन। इस समरी की बात की जाए तो सबसे पहला सवाल, आपका अपने पेरेंट्स के साथ में रिश्ता कैसा है? अच्छा है कि अब ज़्यादा बुरी यादें आपको याद होगी। क्या आपको लगता है कि आप उनके करीब है या फिर आपके बीच कभी बात ही नहीं होती? तो इन सभी सवालों को पूछने का मतलब ये है कि एडल्ट को जानने पर आपसे ये कहा जाता है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम आपके बचपन से ही जुड़ी हुई है। यादें आज आप जो भी है उसके पीछे आपका पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। यही वो बात है जो लाइफ में सबसे पहले आती है। बेशक वो आपके भलाई के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स में एक चीज़ कॉमन होती है, और वो ये होती है कि ज़्यादातर पेरेंट्स इमोशनली इमेच्योर्ड रहते हैं। इमोशनली इमेच्योर पर्सन, शॉर्ट में ईआईपी बोलते हैं, अलग अलग फॉर्म ले सकते हैं, फिर भी ऐसे 5 कैरेक्टरिस्टिक है जो इन सब में देखे जाता है। पहला है ईगो सेल्फिज्म। ईआईपी लोग सेल्फिश होते हैं, या कह सकते हैं कि पहले अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें दूसरों से हमदर्दी जताने में दिक्कत होती है क्योंकि उनका सारा ध्यान खुद पे रहता है। दूसरा होता है लिमिटेड एम्पैथी, यानी कि हमदर्दी, जिसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। ये पहले कैरेक्टरिस्टिक से जुड़ा है। अब क्योंकि लोग सेल्फिश तरह के होते हैं तो ईआईपी दूसरों के फीलिंग्स की परवाह कम ही करते हैं। तीसरा है सेल्फ रिफ्लेक्शंस को अवॉइड करना। ईआईपी खुद पे कभी भी सवाल नहीं उठाते। अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो ये दूसरों पे इल्जाम लगा देते हैं। किसी और से पहले वो अपनी इमोशनली ज़रूरतों को आगे रखते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं। एक ईआईपी का सामना करना मुश्किल होता है क्योंकि ये लोग बहुत डिफेंसिव होते हैं। खुद के थॉट्स या एक्शन के बारे में सोचने के बजाय ये लोग दूसरों पे गुस्सा हो जाते हैं। चौथा है इमोशनल इंटीमेसी को अवॉइड करना। एक ईआईपी को दूसरों के सामने वल्नरेबल यानी कि कमजोर दिखना, या एक दूसरे के साथ में कोई फीलिंग्स को शेयर करना किसी डरावने सपने जैसा लगता है। ये उनको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, और जब उनसे कोई इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो उनको गुस्सा भी आ जाता है। और लास्ट में हम बताना चाहते हैं कि जो ईआईपी होते हैं ना, वो अफेक्टिव रियलिज्म को यूज करते हैं। ये तब होता है जब ईआईपी रियलिटी को उस तरीके से डिफाइन करता है जो उनको फील होता है। जो चीज़ उनको पसंद नहीं आता है वो उनको रिजेक्ट करते हैं, नकार देते हैं, या किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के फेस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कपल का बच्चा बड़ा हो गया है तो उनकी इमोशनल इमेच्योरिटी के बारे में सवाल उठाता है। उनका बच्चा कहता है कि बड़े होने के दौरान वो कैसे इमोशनली नेग्लेक्टेड महसूस करता था, यानी कि उसके पेरेंट्स उसकी इमोशंस को कभी भी समझ ही नहीं पाए। एक ईआईपी पेरेंट्स इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद भी इस बारे में सोचेंगे ही नहीं। उल्टा उन्हें गुस्सा आ जाएगा, वो डिफेंसिव हो जाएगा और अपने बच्चे पे कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अफेक्टिव रियलिज्म का मतलब यही होता है। अब तक कि हमने पढ़ा कि एक ईआईपी बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं, लेकिन एक बड़ा इंसान, खासकर वो भी पेरेंट्स, इतने इमेच्योर कैसे हो सकते हैं? आखिरकार वो जब जॉब करते हैं, घर चलाते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा भी करते हैं। इस बात में कोई शक ही नहीं है कि ये लोग हाई फंक्शनल एडल्ट्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चों या औरों के साथ में इमोशनली कनेक्ट करने की एबिलिटी भी है। अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इमोशनली इंटेलिजेंस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन इमोशनली इमेच्योर यानी कि ईआईपी पेरेंट्स आखिर ऐसे क्यों होते हैं? इसका एक कॉमन कारण है प्रोजेक्शन। ईआई पेरेंट्स को बुरा महसूस करना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसके लिए खुद के एक्शन के बारे में सोचना पड़ता है। इसीलिए ये लोग बुरा महसूस करने से बचने के लिए प्रोजेक्ट करते हैं। आइए हम इसे मेहमत और एस्मा के एग्जांपल से समझते हैं। मेहमत जब छोटा था तब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। एस्मा इस डिवोर्स को लेकर के बहुत नाराज हो चुकी थी। वो आए दिन अपने बेटे मेहमत पे अपने दिल की भड़ास निकालती रहती थी। वो जब भी ऐसा करती थी तो मेहमत को बहुत बुरा लगता था क्योंकि वो अपने पिता से प्यार करता था, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ की शिकायतों को सुनता था। मेहमत जब बड़ा हुआ तो उसने डिसाइड किया कि वो अपना घर छोड़ करके कहीं और शिफ्ट हो जाएगा।
ये जान के एस्मा को बहुत अपमान महसूस हुआ। उन्होंने महमियत से कहा कि वो बहुत सेल्फिश है। वैसे तो वो खुद में सेल्फिश थी, उन्होंने कभी क्यों नहीं सोचा, क्योंकि वो अपने छोटे से बच्चों के साथ में बार बार अपने पति को लेकर के दुखड़ा रोती रहती है, तो उस पर कितना बुरा असर पड़ता होगा। ईआईपी जब डिफेंसिव होते आते हैं ना, तो उनको कुछ भी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके हिसाब के साथ से वो विक्टिम है और आप विलन हो, इसीलिए उनसे बहस करने का कोई फायदा ही नहीं होता है। फिर ऐसे में आप क्या करोगे? अपने मन की शांति के लिए आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ईआईपी का चीजों को देखने का नजरिया अलग होता है, लेकिन आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में इस बात पे फोकस करिए कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। आप उनके बिहेवियर को डिफेंसिव का लेवल तो दे सकते हो, लेकिन उससे बहस मत करिए। आपके लिए क्या बेस्ट है उसी के हिसाब से डिसीजन लीजिए। उनको ये बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए और जरूरत पड़ने पे इस चीज़ को रिपीट भी कर लीजिए कि एक ईआईपी के साथ में रिश्ता रखना मुश्किल है, लेकिन क्या बिना थके, गुस्सा या निराश हुए ऐसे शख्स के साथ में रिश्ता बनाए रखने की उम्मीद है? तो बात ऐसी है कि अगर आपके पेरेंट्स इमोशनली मैच्योर है तो आप बस अपना देख सकते हैं कि कभी किसी दिन वो बदल जाएंगे। अभी आप उनके साथ में रिश्तों को मजबूत बनाते हुए इमोशनली जुड़ सकते हो। ईआईपी का बदलना नामुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, ये काम मुश्किल बहुत है। इसमें आपको उनकी इनसिक्योरिटी और डिफेंस का सामना करना ही पड़ेगा और उनके प्रति हमदर्दी डेवलप करनी होगी। ये हर इंसान के लिए अलग काम करता है। कुछ ईआईपी बढ़ती उम्र के साथ में ये मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन इस बात पे डिपेंड करता है कि उनका डिफेंस कितना स्ट्रांग है। लेकिन जो लोग इस बारे में सोचना ही नहीं चाहते वो कभी भी बदल नहीं सकता है। अगला चैप्टर है स्टेपिंग बैक। डेविड का बेटा कुछ ही दिनों में 5 साल का होने वाला है। डेविड की माँ मैरीलिन में सोचा कि क्यों ना इस दौरान अपने बेटे डेविड और पोते के साथ में मिला जाए। साथ ही वो अपने पुराने दोस्त से मिलने का प्लान भी बना रही थी। डेविड जानता था कि उसकी माँ के बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि वो बर्थडे पार्टी के लिए जल्दी पहुंच जाए या फिर बहुत लेट हो जाए। इसीलिए डेविड ने अपने प्लान के बारे में अपनी माँ को पहले से बता रखा था। डेविड, उसकी वाइफ और उनका बेटा एक लोकल पार्क में दोपहर करीब 2 बजे बर्थडे पार्टी मनाने वाले थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैरीलिन समय पर वहां पहुंच जाएगी तो उनकी खुशी डबल हो जाएगी, लेकिन अगर वो ट्रैवलिंग की वजह से थकी होगी और वहां पे नहीं आ पाएगी तो भी वो इस बात को बखूबी समझते हैं और उनको इस बात से बुरा भी नहीं लगेगा। यही सोच करके डेविड ने अपने घर के बाहर गमले के नीचे एक चाबी रख दी ताकि उसकी माँ आराम से घर जा सके। लेकिन इस बात को मैरीलिन ने गलत तरीके से लिया और उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने डेविड पर इल्जाम लगा दिया कि असल में वो लोग चाहते ही नहीं थे कि वो उनके घर आए या फिर उनके साथ वक्त बिताए। इसीलिए मैरीलिन ने अपना ट्रिप ही कैंसिल कर दिया और अपने दोस्त से भी मिलकर गई ही नहीं। अपनी माँ के व्यवहार को देख करके डेविड को कुछ बोलते नहीं बनना है। उसने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, पर मैरीलिन ने ना तो उसके मैसेज का जवाब दिया और ना ही उसका कॉल उठाया। अब डेविड को अपनी माँ पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद से भी नाराज था। उसे इस बात की परवाह थी कि उसकी माँ उसके बारे में क्या सोचती है। ईआईपी के साथ में टिपिकल बहस बिल्कुल वैसी है जैसे किसी बच्चे के साथ में बहस करना। ईआईपी हर हाल में जितना चाहते हैं, वो लड़ाई में लॉजिक यूज ही नहीं करते हैं। वो बस जीत पे अड़े रहते हैं कि वो सही है और सामने वाले पर इल्जाम लगाने के लिए सच को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। मैरीलिन ने डेविड के साथ में बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने ये बोल करके डेविड को अपने घर पे बुलाना नहीं चाहता है, इस बात का पूरा रुख ही मोड़ दिया। इसके अलावा ईआईपी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो दूसरों पर इल्जाम थोपने लगते हैं ताकि सामने वाले को वापस लड़ने का मौका ना मिले। इस घटना के कुछ दिन बाद डेविड शांत हुआ। अब वो अपनी माँ का अजीब व्यवहार झेल सकता था। उसने अपनी माँ को मैसेज किया कि उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी हमेशा उसका बेटा रहेगा। डेविड अपनी माँ के के इल्जामों से पीछे हटना चाहता था, तो उसने उसी हिसाब से कदम उठाया। जब आप ईआईपी के साथ में बाउंड्रीज सेट करते हो तो बुरा लगना लाजमी है। वो बाउंड्रीज शायद ऐसी लगे जैसे डेविड ने बताया था। उसी बाउंड्रीज से शायद ऐसा लग सकता है कि आप उनके साथ में अपना टाइम लिमिट में बांध रहे हो, लेकिन अफसोस की किसी भी तरह की बाउंड्रीज एक ईआईपी को गुस्सा दिलाने के लिए काफी है। वो 24/7 आपका टाइम चाहते हैं। अगर आप उनके मन मुताबिक नहीं चलते हो तो उनको लगता है कि आप उनसे प्यार ही नहीं करते हो। ईआईपी लोगों को लगातार गिल्टी फील करा करके उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं या उनके इमोशन से खेलने की कोशिश करते हैं। बाउंड्रीज ऐसा रोने में मदद करता है, तो अगली बार जब आप गिल्टी हो फील करो ना, तो सोचो कि आखिर आपने बाउंड्रीज क्यों बनाई थी। याद रखिए कि बाउंड्रीज बना करके आप अपने हेल्थ को ठीक रखने की कोशिश कर रहे हो और खुद को दुखी होने से बचा रहे हो। आप अपने लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले रहे हो। आपके लिए ईआईपी के साथ में अपने बॉन्ड को खोना भी दर्दनाक हो सकता है। रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमेशा अच्छे पलों के साथ में बुरे पल भी आते हैं। इसीलिए जब आप किसी ईआईपी से पीछे हटोगे ना, तो खालीपन महसूस करोगे। आप उनके साथ में बिताए गए पलों को याद करोगे। आप उस ईआईपी को मिस करोगे, खासकर अगर आप दोनों बहुत करीब होगे तो।
कभी कभी ना आप ईआईपी के बात को मानने के लिए लालच में भी आ जाओगे, कभी आपको बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए भी मजबूर किया जा सकता है, लेकिन आपको अपने फैसले पे हमेशा डटे रहना होगा। अपनी एनर्जी को सिर्फ खुद पे खर्च कीजिए। दूसरे शब्दों में कहे तो थोड़ा सोच विचार करिए कि आपको उस ईआईपी के साथ में कैसा रिश्ता निभाना है। क्या आप अब भी चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में रहे, लेकिन आपकी लिमिट क्या होनी चाहिए? कि आप उन्हें फिर से अपनी लाइफ में लाने से पहले उसको पूरी तरीके से आज़ाद महसूस करना चाहते हो कि नहीं? पहले ये सोचिए कि आपको उसको उस ईआईपी से छुटकारा क्यों चाहिए, लेकिन उस साथ ही उस चेंजेस पे भी ध्यान दीजिए जो आप खुद में देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ईआईपी के साथ में बाउंड्रीज सेट करके आप लोगों को खुश करके अपनी टेंडेंसी से छुटकारा पाना चाहते हैं, साथ ही इससे आपको अब ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने में भी हेल्प मिलेगी। लेकिन इन सब बातों के साथ में आगे कुछ और भी है जो हमको ध्यान रखना होता है, यानी कि सेविंग योर सेल्फ। कौन इज्जत और शोहरत पाना नहीं चाहता, कौन हाई सेल्फ स्टीम रखना नहीं चाहता। आपको ये सब अपने पेरेंट्स से मिल सकता है। अगर वो बिना किसी शर्त से आपकी तारीफ करते और आपको सही ठहराते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन आपके पेरेंट्स ईआई है तो आपको तारीफ भी कुछ शर्तों पर भी मिलेगी। जैसे कि वो आपकी तारीफ तभी करेंगे जब आप उनकी हर बात मानोगे। अफसोस की बात यह है कि पेरेंट्स वाले रिलेशनशिप में आमतौर पे यही होता है। एक बच्चा प्यार और अटेंशन के लिए तरसता है और पेरेंट्स का अप्रूवल पाने के लिए अपने असली सेल्फ को छुपाता भी है और अपनी असली फीलिंग्स को शेयर करने से भी डरता है। जैसे कि एक स्टूडेंट के बारे में सोचिए जो कॉलेज के टाइम में अपने डिग्री ऑप्शन को कंपेयर कर रहा होगा। वो आर्ट्स लेना चाहता होगा लेकिन उसके पेरेंट्स उसको साइंस लेने के लिए मजबूर करते होंगे। अब ये टीनेजर अपने पेरेंट्स को समझने की कोशिश तो करता है कि उसे आर्ट्स बहुत पसंद है, पर वो उसकी एक ही नहीं सुनते। वो कहते हैं कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो उनको बहुत निराशा होगी। इसीलिए बेटा वही करता है जो उसे बोला जाता है। वो अपने पेरेंट्स से प्यार करता है और उन्हें निराश भी करना नहीं चाहता। उनको खुश करने की कोशिश में वो अपनी खुशी से समझौता कर लेता है और दुखी हो जाता है। अगर आपके पेरेंट्स ईआई है तो इस तरह की सिचुएशंस और इंटेंस हो सकते हैं। ऐसे में सामने वाले को मैनिपुलेट करना और उसे गिल्टी फील कराने का चांस बढ़ जाता है। अपने असली सेल्फ को बरकरार करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। जो चीज़ हमें तारीफ और पहचान देती है हम वही करना पसंद करते हैं, क्योंकि इंसान तारीफ और पहचान दोनों का ही भूखा होता है। लेकिन अगर आप अपने सेल्फ स्टीम को दूर भागेंगे तो हमेशा परेशान उदास ही रहेंगे। जिंदगी किसी और की तरह होने का दिखावा करने के लिए बहुत छोटी है। खुद से पूछो कि क्या मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ, कि या फिर इसलिए कर रही हूँ कि ये चीज़ मुझे तारीफ और वैलिडेशन देगा। जब भी आप कुछ करना चाहते हो ना तो पहले कुछ एक सवाल पूछो कि इससे आपको एहसास होगा कि आपका बिहेवियर दूसरों का अप्रूवल पाने के लिए मोटिवेट हुआ है। इस प्रैक्टिस से आप ओपन माइंडेड लोगों के साथ में अपने ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो। अगर आपको अपना ओपिनियन देने की आदत नहीं है तो शुरुआत में आपको थोड़ा डर लग सकता है, इसीलिए अपना ओपिनियन उन्हीं लोगों के साथ में शेयर करो जो अलग अलग ओपिनियन को एक्सेप्ट करने में यकीन करते हो। फिर धीरे धीरे आपको ईआईपी के साथ में अपने बात रखने में भी डर नहीं लगेगा। पीपल प्लेजर यानी कि लोगों को खुश करने वाला होने और ऑथेंटिक यानी कि सच्चा होने के बीच में बैलेंस बनाना आसान नहीं है। पीपल प्लेजर कहलाना आपको इंसल्ट जैसा फील हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब भी ऐसा ही करते हैं। इंसान होने के नाते हम दूसरों का साथ पाना चाहते हैं। किसी ग्रुप का हिस्सा बनने का मतलब होता है कि कभी कभी आपको सेम चीज़ पसंद या फिर नापसंद करनी पड़ती है। प्लीजर बनने का एक बड़ी रीजन है ईआई पेरेंट्स का होना। आपने शायद बचपन में ही अपने पेरेंट्स को शांत करने का तरीका सीख लिया होगा। आपको पहले ही जानना पड़ा होगा कि उनको क्या चीज़ अपसेट करती है या गुस्सा दिलाती है। आपको एक ऐसा बच्चा बनना पड़ा होगा जो हमेशा अच्छे से बिहेव करता है। उनके इमोशंस के लिए आप खुद को जिम्मेदार मानते होगे। बचपन में अपने इमैच्योर पेरेंट्स से की बात मानने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं लगता। आपको याद रखना होगा कि बात जब उनकी इमोशनल जरूरत की आती है तो कितने सेल्फिश हो सकते हैं। ईआईपी जो चाहते हैं उसको पाने के लिए लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उन्हें गिल्टी फील करा सकते हैं। तब आपके लिए उनकी बात मानना ज़्यादा आसान और सेफ था। एक अडल्ट के तौर पे आपको थोड़ा रियल बनना पड़ेगा। अपनी सही सेल्फ एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए डरिए मत। ऐसा करने का सीधा रास्ता है कि आप खुद को एक्सपोजर दें। इमेजिन करें कि आप अपने दोस्तों के साथ में किसी टॉपिक पे आपकी बहस हो जाती हो। पहले आप शांति बनाए रखने के लिए तुरंत अपने ईआई पेरेंट्स के साथ ले लेते हो। आप जल्दी से उनकी बात मान लेते थे क्योंकि वो आपसे नाराज हो जाते थे, लेकिन एक अडल्ट होने के नाते अपनी बात रखने से डरिए मत। अपनी असली सेल्फ में बने रहने के लिए अपने ओपिनियन को रिस्पेक्ट के साथ में सामने रखिए। अब आप बड़े हो चुके हैं, इसलिए आपको जेन्युइन लाइफ जीने का पूरा हक है। तो अपने आप को कैसे बचा के रखना है, अपना ध्यान कैसे रखना है, और ये जानने के बाद में नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्विंग प्रॉब्लम। ईआईपी का बिहेवियर अच्छे से समझने के लिए उनको छोटे बच्चों की तरह देखिए। ध्यान रखें कि अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना और एक्सेप्टिंग यानी कि स्वीकार करना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। उन्हें बच्चों की तरह देखना आसान है क्योंकि वो इमोशनल रूप से बच्चों की तरह ही बिहेव करते हैं। ये लोग बड़े मतलबी और खुदगर्ज होते हैं जिनको अपनी गलती नजर ही नहीं आती है। उनके हिसाब से गलती तो हमेशा दूसरों की होती है।
ईआईपी से डील करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यह आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, बदकिस्मती से आपको इसी की ज़रूरत है। ईआईपी लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए माहिर होते हैं लोग। किसी ईआईपी से मिलने से पहले लिख लीजिए कि आप उनसे क्या बात करने वाले हैं। आपको एक एक वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये डिसाइड करना होता है कि आप उनसे क्या कहने वाले हैं और अपने फैसले पर अडिग रहिए। ये प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि आप जो कुछ भी कहोगे ईआईपी आपके बातों को मानेगा ही नहीं। इस बात का ध्यान रखिए कि माफ़ी मांगने की बहुत इच्छा होगी, लेकिन बिल्कुल माफ़ी मत मांगिएगा। याद रखिए कि आप एक अडल्ट के तौर पे लिमिट सेट कर रहे हैं, इसीलिए इस बारे में गिल्टी फील मत करना। ये जानते हुए कि वो कितनी इलॉजिकल या गलत हो सकते हैं, आप फिर भी एक ईआईपी से बात करने में झिझक सकते हैं, लेकिन अनकंफर्टेबल बातचीत करना आपकी भलाई के लिए है। खुद को याद दिलाइए कि आप नाजायज बात नहीं कर रहे हो और बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं कर रहे हो। जानवरों पर स्ट्रेस को लेकर के कई बार रिसर्च किया जा चुका है। न्यूरो साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की थी। चूहों को जब स्ट्रेस होता है ना, तब वो दूसरे चूहों को काटने लगते हैं। इस तरीका स्ट्रेस उनको पिंजरे के अंदर शॉक के रूप में दिया गया था। चूहों के दूसरे के ग्रुप को भी शॉक दिया, पर उन्होंने दूसरे चूहों को नहीं काटा। इससे रॉबर्ट ने पाया कि जिन चूहों ने दूसरे चूहों को काटा था, उनकी सेहत को दूसरे ग्रुप के चूहों के मुकाबले कम नुकसान हुआ था। इन चूहों के व्यवहार की तुलना ईआईपी लोगों के व्यवहार से किया जाता है, क्योंकि स्ट्रेस पे आने पर ईआईपी भी दूसरों को बाइट करते हैं, यानी कि काटते हैं। वो अपना गुस्सा और भड़ास दूसरों पर निकाल देते हैं, खासकर अपने बच्चों पर। कई और कारण है जो बताती है कि ईआईपी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी इस तरीके से बिहेव क्यों करते हैं। इसका सबसे कॉमन रीजन होता है कि उनको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने किसी तरीके का ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया हो। अब चाहे बात जो भी हो, ईआईपी जब आपको काटने आते हैं ना, उनको हैंडल करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। शायद बचपन में आपको इसे झेलना पड़ा होगा, लेकिन अब आपको एक अडल्ट हो चुके हो, इस बारे में कदम उठा सकते हो। इसके लिए आपको ईआईपी बाइट्स के खिलाफ रेजिलियंस यानी कि सहनशीलता या फिर लचक डेवलप कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको इसे एक्सपीरियंस के तौर पे देखना है जो आपके बारे में नहीं है। ईआईपी स्ट्रेस को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। आमतौर पे आप वो पहले शख्स होते हो जिनको वो बाइट कर सकते हैं, इसीलिए आइए आपके बारे में नहीं है, इसीलिए आप शायद उनका स्ट्रेस सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। अब इस बात को समझने में आपके अंदर हिम्मत आएगी तो अगली बार जब ईआईपी आपको बाइट करने की कोशिश करे ना, आप उनके खिलाफ खड़े हो पाओगे। उनके लिए इमोशनल पंचिंग बैग बनने की अब और जरूरत नहीं है। फिर से याद दिलाने के लिए ईआईपी के साथ में बात करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनको गुस्सा आ जाएगा और गुस्सा अपना आपको मैनिपुलेट करने के लिए लगा देंगे। याद रखें कि वो कभी रुक करके ये नहीं सोचेंगे कि क्या गलती मेरी है। कॉम्प्लेक्स बातचीत में तो ईआईपी हमेशा डिफेंसिव रहेंगे और सोचेंगे कि वो सही है और दूसरे गलत है। आपकी कमाल की कम्युनिकेशन स्किल भी ईआईपी के सामने फेल हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी बात ही नहीं सुनना चाहेंगे। चाहे आप किसी भी तरीके से बात कर लो, अगर एक ईआईपी आपको समझना नहीं चाहता है तो वो इसके लिए कोशिश भी नहीं करेगा। अब जैसे रिबिका का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो अपने फीलिंग्स को अपनी माँ से शेयर करने की कोशिश करते हैं और उनके सामने में एकदम वल्नरेबल यानी कि कमजोर पड़ जाती है। कोई भी इमोशनल मैच्योर इंसान अपने माँ के सामने ऐसा ही करेगा, लेकिन उसकी माँ वो डिफेंसिव हो जाते हो, इस तरीके से लड़ पड़ते दोनों। तो ईआईपी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो दूसरों की फीलिंग्स की परवाह करते ही नहीं है। उनके लिए सिर्फ यही मायने रखता है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। ईआईपी छोटे बच्चों जैसे होते हैं, उनको हर बात का क्लियर जवाब चाहिए रहता है। इमोशंस क्लियर जवाब नहीं होते क्योंकि वो उनको कॉम्प्लेक्स लगते हैं। इसीलिए ईआईपी इमोशन से जुड़े कोई भी बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं पाते हैं। एक ईआईपी के साथ में इफेक्टिव तरीके से बात करना नामुमकिन सी बात होती है। आमतौर पर आप दोबारा कोशिश भी नहीं करना चाहेंगे। किसमें इतनी ताकत है कि इस तरीके के इंसान से बात की जाए, लेकिन अफसोस कि ऐसे कई मौके आएंगे जब आपको बात करनी पड़ेगी, और वो इसीलिए क्योंकि कुछ भी हो जाए आप एक ईआईपी के साथ अभी भी इमोशनल कनेक्शन महसूस करते हैं। ये एक इंस्टिंक्ट है कि आप किसी के करीब रहना चाहते हैं, तो आप ऐसे इंसान से कैसे बात करेंगे जो बात ही नहीं करना चाहते। इसका सीक्रेट ये है कि आप इस बातचीत का मकसद डिसाइड कीजिए। ईआईपी से बात करने से पहले खुद से सवाल पूछिए कि पहला, क्या अभी उनसे बात करना जरूरी है? दूसरा, आप उनसे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या करना चाहते हैं? और फाइनली, क्या आपको यकीन है कि भले ही वो आपकी बातों को ना समझे, फिर भी आपको उनको कोशिश पे गर्व करना होगा। क्योंकि इन अगर सवालों का जवाब अगर मालूम होना आपको, तो ईआईपी से बात करते टाइम में शॉर्ट रखे बात, क्योंकि जितना ज्यादा बात करेंगे ईआईपी उतना ही कम सुनेंगे। अब जरा अपने लाइफ की ईआईपी के बारे में सोचिए। क्या आप उन्हें उन सारी तकलीफों और दुखों के लिए माफ कर सकते हैं जो उन्होंने आपको दिए हैं? या शायद आप उन्हें कभी माफ ना कर पाए, लेकिन फिर भी आप उनसे रिश्ता रखना चाहते हो। आप खुद को किसी को माफ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर सामने वाला आपसे माफी मांगे ना, तो शायद माफ करना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन ईआईपी माफी मांगना नहीं जानते हैं। उनको हमेशा यही लगता है कि वो सही है,
वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि उनसे कोई गलती हुई है, क्योंकि इससे उनको शर्मिंदा या बुरा महसूस होगा, जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ईआईपी में हमदर्दी जैसी चीज़ ही नहीं होती है, इसलिए उनसे माफ़ी की उम्मीद करना बेकार होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक ईआईपी से कहते हो ना कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो ईआईपी तुरंत डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे, वो साफ मुँह कर जाएंगे कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, या फिर बोलेंगे कि आप कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो रहे हो। तो इस चीज़ से आप कैसे डील करोगे? अगर आप चाहो तो उनको माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बावजूद भी आपको उनके साथ में रिलेशन मेंटेन कर सकते हो, लेकिन उन्हें माफ़ करना ज़रूरी नहीं है। ये सब आपके ऊपर है। आप एक ईआईपी के साथ में अपने रिश्ते को एक ऐसे चीज़ के रूप में देख सकते हो जिसकी अपनी लिमिटेशंस है। ये लिमिटेशन है इमोशनल कनेक्शन और माफ़ी। आप बड़े पैमाने पर उनकी माफ़ी ना मांग पाने की आदत को देख सकते हो। आप इस चीज़ को इस नज़रिए से देख सकते हो कि मैं स्ट्रेस मैनेज करना नहीं चाहता। ईआईपी डिफेंसिव और गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए उन्हें अपनी इमोशन को हैंडल करना नहीं आता है। इसका नतीजा ये होता है कि वो आपसे माफ़ी नहीं मांग पाते, क्योंकि उनको ऐसा करना आता ही नहीं है। उनका बिहेवियर ऐसा आपकी वजह से नहीं है, ये आपकी वजह से था ही नहीं। लेकिन तभी आप अपनी लाइफ में ईआईपी से प्यार कर सकते हो और उनका ख्याल भी रख सकते हो। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो दर्द तकलीफ उन्होंने आपको दी है ना, उसके लिए उन्हें माफ़ कर दिया जाए। याद रखिए कि सच्ची माफ़ी का मतलब तभी होता है जब गलती करने वाला सामने वाले के बात सुनने और उसे समझने को रेडी भी हो जाए। और इसी के साथ में हम पहुंच गए इस समरी के कंक्लूजन पर। सबसे पहले तो हमने जाना कि ईआईपी जैसी है वैसे क्यों होते हैं। ये लोग सेल्फिश होते हैं और इनके अंदर दूसरों के लिए हमदर्दी होती ही नहीं है। ये लोग अपने बिहेवियर के बारे में कभी नहीं सोचते, इमोशनली इंटीमेसी से बचने की कोशिश करते हैं और अफेक्टिव रिलेशन को यूज करते हैं। ईआईपी अपने खुद के एक्सपीरियंस की वजह से ऐसे होते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि अपने स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज कैसे किया जाए। दूसरा, हमने जाना कि ईआईपी से बच करके कैसे रहा जाए। इसके लिए आपको बाउंड्रीज सेट करनी होगी, उन पे कायम रहना होगा। तीसरा, हमने जाना कि खुद को ईआईपी से कैसे बचा करके रखा जाए। ईआईपी आपको अपने असली सेल्फ में रहने से रोकती है, लेकिन आप उनके हर बिहेवियर और अट्रैक्शन के पीछे छुपे हुए असली इरादों को पहचान करके इस हैबिट को तोड़ सकती हो। चौथा, हमने ईआईपी के प्रति फ्लेक्सिबिलिटी बनाना सीखा है। ईआईपी स्ट्रेस मैनेज करने के टाइम मामले में बहुत कमजोर होते हैं। वो अपने बच्चे या रिश्तेदारों पर इमोशनल थोपने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ के खिलाफ मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए आपको इतना याद रखना होगा कि ये आपकी गलती है ही नहीं। और लास्ट में हम ये कहेंगे कि ईआईपी के लिए माफ़ी मांगना मुश्किल हो सकता है। आप उन्हें माफ़ी मांगने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते हो। माफ़ी के लिए इंसान को अपने अंदर झांकना पड़ता है और सामने वाले की बात सुननी पड़ती है। ईआईपी लोगों में अपने अंदर झांकने और दूसरों की बात सुनने की स्किल होती ही नहीं है। इतने सालों से ईआईपी का ध्यान रखते रखते अब आपकी बारी है कि आप अपना ध्यान रखो। आपने जो भी महसूस किया, आपने जिससे गुजरे हो, वो सब अपनी जगह जायज़ है। अब आपके पास में वो सारे टूल्स हैं जो आपको हील होने आगे बढ़ने के लिए चाहिए। अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो तो गिल्टी फील ना करो। आपको खुश रहने और खुल करके जीने का पूरा हक है। और इसी के साथ में ये समरी कंप्लीट होती है। इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी कुछ ऐसा महसूस हुआ? क्या आपके साथ में ऐसा हुआ? अगर हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे क्या करना है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट में जो हुआ उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कोई नई समरी सुनना चाहते हैं आप उसका नाम बताइए। बाकी हमेशा की तरह आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। उसे यूं ही बनाए रहिए। तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगी कि हमारी मुलाकात जल्दी होगी और ऐसी समरी के साथ में। आप रखिए अपना बहुत सारा ध्यान और अपनी बाउंड्रीज का ध्यान। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑडिबल खुशी। थैंक यू।